किसी न किसी से बात कर रहा होगा, भाई क्या होगा आगे, कैसे करेंगे हम लोग। इसने तो सब उतार दिया मेरा, ये तो उसको उठा के ले गया, मुझे क्या। देखो साहब, मैसेज होता है। अमेरिका का पिछले 1 साल में बहुत लोगों ने मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि उनको साइलेंस मोड में मोदी ने डाला हुआ है। ये मोबाइल होता है ना, फ्लाइट मोड होता है ना, साइलेंट मोड भी रहता है, वो तो साइलेंट मोड में रहो बस। अमेरिका को लेके, ट्रंप को लेके साइलेंट मोड, पुतिन साइलेंट मोड, जिनपिंग चाइना साइलेंट मोड, कुछ बोलो मत। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश की बारी बात आती है तो बोलते साइलेंट मोड हटा दो, वाइब्रेशन पे भी ले आओ, सब कुछ ले आओ, जितना उछलना है उछलो पॉपकॉर्न की तरह। कमजोर आदमी ऐसे होते हैं। आपकी पहचान तब होती है जब आप किसी ताकतवर आदमी के सामने अपना सर उठाते हो। छोटे आदमी के सामने सारे सर उठा लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ा दादा छोटे दादे के सामने सर उठाता ही है, धमकी देता है, लेकिन सब सामने पहाड़ आ जाए तो फिर उसकी घिग्गी बन जाती है। अब ट्रंप का जो 4 तारीख को जो स्टेटमेंट आता है वेनेजुएला के बाद में इंडिया को लेके, उसने दरअसल देखा जाए तो पूरी भारत सरकार के और प्रधानमंत्री निवास के अंदर ना भूकंप आया हुआ है, उसकी धरती डोल रही है ऐसे ऐसे करके। और मोदी सिवाय दांत पीसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। गुस्से से दांत तो पीस रहे होंगे अंदर वो, पर समस्या ये कि गुस्से से दांत पीस सकते हो, भारत की स्टेट्स के सामने, किसी राहुल गांधी के सामने दांत पीस सकते हो, प्रियंका गांधी के सामने दांत पीस सकते हो, आगे से उनका नुकसान भी कर सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, उनके घर ईडी भी भेज सकते हो। क्या पता सोच रहे होंगे कोई मेरे पास इतनी पावर आ जाए कि मैं ट्रंप के घर में भी ईडी भेज दूं। वैसे एक बात बताऊं आपको मैं, वो चाहे तो ट्रंप के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप के ट्रंप टावर्स इंडिया में भी बन रहे हैं, बहुत सारे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। चाहे तो वहां पे ईडी की रेड करवा सकते हैं, सीबीआई की रेड करवा सकते हैं, इनकम टैक्स की रेड करवा सकते हैं। लेकिन साहब ये तो फिर ऐसे हो गया ना, तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। इतनी हिम्मत कहाँ है उसमें मोदी में कि वो एक सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड ट्रंप टावर्स जो इंडिया में बन रहे हैं वहां करवा दे। वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे आपने क्या कहते हैं, वैसे ही वहां पे बारूद पड़ा हुआ है और जाके आग लगा दी। ट्रंप की जबान बड़ी शानदार होती है, और उनकी शानदार जुबान को क्या कहा जाए साहब। और खास तौर से बार बार मोदी की तारीफ जरूर करते हैं। कहता मोदी इज ए वेरी गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। जब भी ट्रंप कहता है ना कि मोदी इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड फ्रेंड, समझो एक थप्पड़ और पड़ने वाला है। इस बार तो ये बोल दिया कि मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की लेकिन मैं खुश नहीं हूं। अब लगता है दोनों साइड से थप्पड़ पड़ेगा, भिगो के पड़ेगा साहब, लेफ्ट से भी और राइट से भी। और विश्व गुरु कुछ कर नहीं पाएगा। 100% टैरिफ की बात की है इस बार, 100%। और ये कहा कि तुमने रशिया से तेल लेना छोड़ा नहीं है, तुम अभी भी तेल ले रहे हो, भले थोड़ा कम मात्रा में लेकिन ले रहे हो तुम। नवंबर 21 को तेल लेना बंद करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया शायद किसी इलीगल तरीके से रशिया से तेल खरीदता रहा। मोदी शायद ये दिखाना चाहता था ट्रंप को कि तू बड़बोला है, तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं दुनिया की महाशक्ति हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। लेकिन वेनेजुएला के प्रकरण ने सब कुछ उल्टा कर दिया एक्चुअली। थप्पड़ रशिया को भी मार दिया, थप्पड़ यूरोप को भी मारा, थप्पड़ चाइना को भी मारा, और इंडिया को भी थप्पड़ मारा उसने। इंडिया में बहुत सारे एनालिस्ट मैं देख रहा था प्रोग्राम्स कुछ, तो वो लोग कहते हैं कि जो कर रहा है इलीगल है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। कौन उसके खिलाफ है भाई, जरा मुझे बताओ तो सही, कौन खिलाफ है? हमारी तो बोलती बंद है भाई। हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम अमेरिका का, ट्रंप का नाम भी ले सके वेनेजुएला के पूरे केस में। ऐसे हालात है हमारे। तो इतना डरा, इतना खौफजदा, इतना असहाय विश्व गुरु मैंने नहीं देखा पहले कभी। घिग्गी बंधी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही उसको, और मुझे लगता है वो किसी न किसी से बात कर रहा होगा, भाई क्या होगा आगे, कैसे करेंगे हम लोग। इसने तो सब उतार दिया मेरा, ये तो उसको उठा के ले गया, मुझे क्या। देखो साहब, मैसेज होता है। अमेरिका का पिछले 1 साल में बहुत लोगों ने मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आपने एक बात नोट की होगी कि मैं कभी भी डी डॉलराइजेशन को लेके ज्यादा उत्साहित नहीं रहा। मुझे मालूम था कि डी डॉलराइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो डी डॉलराइजेशन की बात करते थक नहीं रहे थे, ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे थे, डॉलर खत्म हो गया इसकी बात कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रोग्राम में, जो मेरे सोलो प्रोग्राम है, उसमें आप पाएंगे कि मैंने हमेशा डॉलर का साथ दिया। वैसे कोई मैं अमेरिका का प्रेमी नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो जमीन के हालात है उसको आप तक पहुंचाना जरूरी था कि असली चीज क्या है। हवा में मत उड़ो। हवा में ब्रिक्स करेंसी चलती होगी, हवा में युआन चलता होगा, अदरवाइज कुछ नहीं चलता, अदरवाइज डॉलर ही चलता है। तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा
पिछले कुछ महीनों से युआन में ट्रांजैक्ट हो रहा था रशिया के साथ साथ क्या कहते हैं कि इवन सऊदी के साथ युआन का सौदा किया था चाइना ने, वेनेजुएला के साथ युआन का सौदा है, ईरान से डार्क फ्लीट से तेल आता है चाइना का, वो भी पूरा का पूरा युआन के अंदर है। जबकि पेट्रो डॉलर से स्टार्ट ही वहीं से हुआ था ना कि भैया डॉलर में सब कुछ चलेगा। अब वेनेजुएला गया काम से, ईरान किसी भी दिन हाथ से जा सकता है, किसी भी दिन जा सकता है, तो वो भी डॉलर पे वापस आ जाएगा। तो सबसे बड़ा झटका लगा युआन को, चाइना को, इसलिए चाइना उबल रहा है, बार बार ताइवान की रोज बात कर रहा है, मैं ताइवान मेरा है, ताइवान मेरा है, मैं लेके रहूंगा। बोल क्यों रहा है भाई, बोल क्यों रहा है? लेना तो ले ले, फिर तो बोलने से थोड़ी आएगा तेरे पास। अब ये बात समझाए कौन उसको कि वो बोलने से नहीं आएगा। पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक बात तो कंक्लूसिवली उसने प्रूव कर दी अमेरिका ने, बुरा लगे या अच्छा लगे जो भी है, आप उसको जो भी कहना चाहो कह सकते हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का मैसेज आया है भारत को, चाइना को और रशिया को, उसे समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो 8-10 पॉइंट दिखाना चाहूंगा जिसके लेके ट्रम्प भारत का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है 2026 में, बहुत ही बड़ा नुकसान, रूथलेस होकर नुकसान करेगा, मैं आपको बताऊं। और वो क्या है वो आपको एक एक करके बताता हूं। यहां पे 100% टैरिफ की बात कर दी उसने कह दिया कि मोदी बड़ा अच्छा दोस्त है लेकिन तुम अभी भी रशिया से ऑयल ले रहे हो, मैं देख रहा हूं, तो इस हालात में 100% टैरिफ लगना चाहिए आपके ऊपर। ये पहली बार 100% टैरिफ की बात की है, पहली बार 100% टैरिफ की बात की है उसने भारत के ऊपर। और इसके साथ लपेटे में इस बार सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर को लेगा। 100% तो करेगा और जो सॉफ्टवेयर है उसको लपेटेगा ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडिया की जान है। 387 बिलियन डॉलर का इंडिया का सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसमें से 200 बिलियन डॉलर के आसपास तो अमेरिका को ही है, सर्विसेज प्लस सॉफ्टवेयर। यही से इंडिया की पूरी दुनिया की गाड़ी चलती है। और ये अगर इंडिया के हाथ से निकल जाता है तो इंडिया भी आईएमएफ के सामने कटोरा लेके खड़ा होगा। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी डॉलर चाहिए भैया, दे दो मेरे को, लोन दे दो मेरे को, लिख के रख लो, मैं आपको बता रहा हूं। यही इंडिया की ताकत है और इंडिया की इसी ताकत को इस बार नष्ट कर सकता है, वो इसी साल में नष्ट कर सकता है। आप कहोगे फिर वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको जो सॉफ्टवेयर जाते हैं वो लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका मकसद है, कहीं और से ले लेंगे। आजकल ईस्टर्न यूरोप भी बहुत सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम तो वैसे भी सिंपल क्लास के कोडिंग ही तो कर रहे हैं, हम कोई बहुत ज्यादा काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर को इतना बड़ा थोड़ी है कि दुनिया बना ना सके, वो बनाते हैं, अमेरिकन भी बनाते हैं, वो तो टॉप लेवल बनाते हैं, हम तो बिल्कुल ही मीडियम क्लास चीजें बनाते हैं। आईटी को, टेक्सटाइल को, फार्मा को ये बड़े टारगेट होंगे इस बार। आप कहोगे पिछली बार जो 87 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे जो 50% टैरिफ लगा, क्या फर्क पड़ा? उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उससे बाहर है, फार्मा उससे बाहर है, बाकी चीजों में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो भी 2-3 बिलियन डॉलर पर मंथ का, ज्यादा नहीं। लेकिन यहां पर जो फर्क पड़ता है 200 बिलियन डॉलर के हिसाब से, ये तो ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर जो है पर मंथ का है, सॉफ्टवेयर प्लस सर्विसेज जो है। यहां पे तो कमर टूट जाती है ना इंडिया की पूरी की पूरी। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि डॉलर की जो रेमिटेंसेज है उस पर टैक्स मारने जा रहे हैं, ताकि इंडियंस जब पैसा भेजेंगे इंडिया को तो उनको पिंच महसूस होगा कि भैया मेरे से 5% 10% मेरे से टैक्स ले रहा है। तो उसके बाद H1B वीजा की जो स्ट्रिक्टनेस, वो तो ऑलरेडी हमने देख ली है, करने की जरूरत नहीं, कर चुके हैं। हमें कह रहा है कि तुम्हें अमेरिका में आने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड यू, इंडियंस रिमेन देयर, डोंट कम टू अमेरिका। और जो दिसंबर के इंटरव्यू थे H1B के, वो पोस्टपोन होकर जुलाई कर दिए, जो फरवरी के इंटरव्यू थे अक्टूबर कर दिए। ग्रीन कार्ड की लॉटरी इनडेफिनेटली डिले कर दी है, ताकि मुझे ग्रीन कार्ड देना ही नहीं इंडियंस को। तो H1B वीजा की जो वर्क वीजाज है उसकी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी पूरी की पूरी, कि मुझे तुम्हें देना ही नहीं है। सोशल मीडिया प्रोफाइल भी करूंगा तब देखूंगा क्या करना है। अधिक से अधिक इंडिया को डिपोर्ट करेगा वहां से। और इससे पहले बहुत बुरी खबर जो 2 दिन पहले आई थी कि कनाडा से 10 लाख भारतीय 2026 में डिपोर्ट किए जा सकते हैं, उनके वर्क वीजा खत्म हो रहे हैं। और कनाडा ने डिसाइड किया कि उनके वर्क वीजा एक्सटेंड नहीं करेगा। 10 लाख इंडियंस में कम बैक। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका ही हमारी डिबरी टाइट कर रहा है, सारे के सारे देश अब हम हिंदुस्तानियों को दरअसल देख बाहर निकाल रहे हैं। कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हिंदुस्तानी बाहर जाओ। इन एक्चुअलिटी हम हिंदुओं को बाहर निकाल रहे हैं। बैंक्स पे और इंडिया के ऊपर रेगुलेटरी प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम कंप्लायंस नहीं करते इंटरनेशनल लॉज की। प्लस जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो देने को तैयार नहीं है। तुम डिफेंस के इक्विपमेंट ले लोगे वो भी देने को तैयार नहीं है, पैसे दे दोगे तो भी देने को तैयार नहीं है। तेजस के 4-5-6 इंजन आए टोटल मिला के पिछले 4 साल के अंदर, वो देता ही नहीं है। तो आपके खोखे बन के खड़े हैं, 2-3 उड़ रहे हैं, छोटे मोटे उड़ रहे हैं, बस हो गया, बस और क्या कर रहे हैं।
ट्रेड डील भूल जाओ, ट्रेड डील भूल जाओ कि होगी 2026 में। आसार तो ऐसे ही हैं। और रोज पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, रोज स्टेटमेंट देता है, रोज इंडिया की मारता है, रोज हमारी इंसल्ट करता है, रोज ह्यूमिलेट करता है, और मोदी को रोज बोलता है सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर मैंने कराया। ये बात तो ओपनली बोलता है ना वो, इसमें कौन सा शक रह गया। अब रही बात की वेनेजुएला पे अटैक करके दुनिया में एक नया निजाम तो उसने लिख दिया। आपको बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, वो अपनी पॉकेट में रखो। हमारी तो हालत ये हो गई है ना कि हम तो कमेंट करने से डर रहे हैं उसके ऊपर, और कमेंट किया तो उसमें अमेरिका का नाम लेने से डर रहे हैं कि यार सभी कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया गलत किया है, वी डोंट सपोर्ट इट। हम तो वो बोलने को तैयार नहीं कि भाई इसने गलत किया सही किया। अरे कुछ तो कहो, कंडेम करो या सपोर्ट करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। बस इतना कह दिया कि वेनेजुएला में जो हुआ है उसको लेके हम बड़े चिंतित हैं, वी आर वेरी वरीड। अरे वरी को रखो अपनी पॉकेट में यार। अगर तुम ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हो और हो भी नहीं हो तो फिर रखो अपनी पॉकेट में अपना सब कुछ। तुम्हारा कोई ओपिनियन ही नहीं है। बच के निकलने की नीति इंडिया की है। पंडित नेहरू थे ना तो कम से कम नॉन अलाइंड था, तो नॉन अलाइंड में क्या होता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर था कि अपनी जो भी बात कहता था क्लियर कट कहता था। लेकिन इन्होंने तो पंडित नेहरू के नाम से नॉन अलाइंड से भी नाता तोड़ दिया कि मैं वो तो बिल्कुल बेकार है, अपना ग्लोबल साउथ बना लिया। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप चाइना ले उड़ा। हमारे पास क्या रह गया, बाबा जी का ठुल्लू। अब मोदी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं, छतरी कौन सी, कहां जाके छुपेगा। एक सड़ा गला डायलॉग है इंडिया का, सड़ा गला डायलॉग है इंडिया का। एक फॉरेन मिनिस्ट्री का आएगा, जयशंकर का आएगा, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द बेस्ट थिंग थ्रू विच द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व। यानी कि बातचीत और कूटनीति ही वो रास्ते हैं जिसके द्वारा समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो क्या बांग्लादेश के साथ आप बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाते हो क्या? नहीं ना। पाकिस्तान के साथ अपनाते हो क्या? नहीं ना। तो दूसरे कोई सड़ा गला डायलॉग देख के फायदा क्या कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द बेस्ट बेट। आदत सी हो गई है ना। अब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन जो भी हुआ है जहां पे वो अपहरण करके ले गया, ये डॉनरो डॉक्ट्रिन भी है। एक पहले मुनरो डॉक्ट्रिन होता था, अब डॉनरो डॉक्ट्रिन आया है। मैसेज तो सबके लिए है ना, अल्टीमेटली एक के लिए तो है नहीं ना। चाइना का $60 बिलियन के जो कर्ज थे वो डूब गए। वेनेजुएला की सरकार वापस नहीं करने वाली उसको, क्योंकि अब अमेरिका की सरकार आएगी वहां पे, तो देने वाला है नहीं। 2007 से अब तक $60 बिलियन के कर्जे दिए उसको। रशिया ने मिलिट्री वाले उसके इक्विपमेंट दिए, उसके पैसे भी पेंडिंग पड़े हैं। ईरान से रिश्ते मजबूत हुए, लेकिन वेनेजुएला पैसे वापस देगा जब अमेरिका के अंडर में आएगा, तो बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। अब सबसे पहले देखो तो भारत पर क्या असर होगा। भारत कोई वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल मंगाता नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइप का उसका, नहीं भी आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसीबत यह है कि ट्रंप की इस पॉलिसी ने भारत की जो मतलब दूर बैठ के हाथ सेको, बोलो कुछ मत। मैंने सुबह एक प्रोग्राम किया भी था कि ग्लोबल इश्यूज के ऊपर इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड 0 है। हम बचने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कुछ बोलना ना पड़े, पीछे हट जाते हैं हम लोग। और ग्लोबल इश्यूज के अंदर आपको स्ट्रांगली अपना व्यू पॉइंट देने की जरूरत होती है ताकि दुनिया को पता लगे आप क्या हो, तभी दुनिया आपको मजबूत जानेगी। हर बार कहोगे नहीं नहीं हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तो इसके पक्षधर हैं, हम तो क्या बातचीत से अपना काम सुलझाते हैं। अरे भैया तुम अपना व्यू पॉइंट बताओ ना, क्या कर रहा है तुमको। ये बातचीत तो शांति के रखो पॉकेट में अपनी। तुम ये बताओ कि अमेरिका ने सही किया गलत किया जैसे बाकी दुनिया कह रही है। हिम्मत ही नहीं है साहब, रीढ़ की हड्डी नहीं है मोदी की यार जो जवाब दे सके। बोलती बंद हुई पड़ी है। तो भारत ने जो अपनी सो कॉल्ड यहां पर अपनी जान बचाने के लिए नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति अपना लेता है, अब चलने वाली नहीं है। वो पहले चल गई, अब नहीं चलेगी ना, क्योंकि आप नेहरू तो हो नहीं ना। और अब भारत पर नए टैरिफ लगाने के जो संकेत दिए 100% के, तो भारत के खिलाफ जो तीखी बयानबाजी थी अमेरिका की और बढ़ गई है वो, तो अमेरिका से तनाव बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ मैसेज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, चीन के लिए भी है। चीन के लिए तो वेनेजुएला में कई बड़े दांव थे, उसके लिए तो वो गेटवे था लैटिन अमेरिका का। वेनेजुएला सबसे बड़ा कर्जदाता था, तेल का खरीदार रहा है। वो सारे समीकरण इक्वेशन बिगड़ गए चाइना के। चाइना का पैसा डूब गया एक्चुअली देखा जाए तो $60 बिलियन, वो पैसा वापस नहीं जाएगा अब। तो चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर असर पड़ेगा। और ट्रंप कॉरोलरी का मकसद यह है कि चाइना का जो लॉर्डशिप है ना दुनिया में उसको सीमित करना, और लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो बेसिकली अमेरिका उसको अपना बैकयार्ड समझता था। बैकयार्ड का मतलब होता है पीछे का आंगन, और वहां पे चाइना ने अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी थी। पोर्ट्स ले लिए, एयरपोर्ट्स ले लिए, माइंस ले लिए, मिनरल ले लिए, तेल ले लिया, अब तेल निकाल दिया उसका। तो चीन की जो रणनीति है लैटिन अमेरिका में खत्म कर दी उसने, और लैटिन अमेरिका कंट्रियों को धमकी दे दी, कोलंबिया को और बाकियों को, अपनी औकात में रहो वरना तुम्हें भी बदल देंगे। अब रशिया
के एक एक्सपर्ट है, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अमेरिका की नीति का पुतिनीकरण है, यानी कि पुतिन जो करते हैं, पुतिनाइजेशन हो गया ये। वो कहते हैं किसी भी मौजूदा प्रेसिडेंट को मिलिट्री के ताकत के बल पर हटाकर अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि दुनिया में एक बार फिर जो बड़ी ताकत है उनका अपना अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब रशिया इतना ताकतवर बचा नहीं ना कि वो दुनिया में आके कुछ कर सके। रशिया की ताकत कमजोर हुई है। तो ये जो हमला है ये रूस की सीमित रक्षा या शक्ति क्षमता को भी दिखाता है। वैसे ही कमजोर हो गया ना यूक्रेन के साथ कर करके। तो रशिया और वेनेजुएला में 2025 में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ था। रूस ने कहा था कि वो संकट के समय में वेनेजुएला की मदद करेगा, कि जब क्राइसिस होगा तो वो रूस ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहां गई मदद साहब? मदद घुस गई अंदर पूरी की पूरी। एक बात मैं फिर से कहूंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप अमेरिका को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। मैं अमेरिका को सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका नई रूल बुक लिख रहा है, अपनी कानून की नई किताब लिख रहा है। वो अपने हिसाब से दुनिया चला रहा है दादागिरी के आधार पर। और इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा, क्या जिनपिंग दादागिरी के आधार पर अपनी दुनिया नहीं चला रहा? क्या पुतिन अपनी दादागिरी के आधार पर अपनी दुनिया नहीं चला रहा? क्या मोदी अपनी दादागिरी के आधार पर, तानाशाही के आधार पर इंडिया में अपनी दुनिया नहीं चला रहा? क्या किसी को समझते नहीं है लोग कुछ? क्या किम जॉन उंग नहीं चला रहा है? यानी कि पुतिन दादागिरी चलाए तो ठीक, जिनपिंग दादागिरी चलाए तो ठीक, मोदी दादागिरी चलाए तो ठीक, और अमेरिका ने दादागिरी चलाई तो आपको तकलीफ है। फिर आप कहेंगे ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। तो चाइना करे तो वायलेशन नहीं, पुतिन करे तो वायलेशन नहीं, मोदी करे तो वायलेशन नहीं, अमेरिका करे तो वायलेशन है। देखो जी, एक बात तो समझ लो, अच्छा लगे या बुरा लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात तो सही है ना। और अमेरिका भारत को ठोकने तो जा रहा है, मैं आपको लिख के रख लो, अमेरिका भारत को ठोकेगा और इस साल ठोकेगा। 2026 इशारा दे दिया ना उसने, 100% का टैरिफ ठोकेगा ना इंडिया पे। दरअसल वो मोदी को इस साल इतना ह्यूमिलेट करेगा, इतना और बेइज्जती करेगा कि कई लोग कह रहे हैं ना 2026 के अंदर 27 में मोदी रिजाइन करेगा। एक्चुअली मोदी बेइज्जत इतना बेइज्जत हो जाएगा लास्ट में कि उसको लगेगा कि मैं चला ही जाऊं तो अच्छा है। वो और ज्यादा बेइज्जती के डर से रिजाइन करके जाएगा अगर उसको जाना होगा तो। बाकी ऐसे लोग छोड़ते नहीं कभी, जब तक जनता धक्का मार के उनको बाहर निकालते तो ऐसे लोग छोड़ के नहीं जाते कभी भी। इन्हें सत्ता का शौक है ना, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को सत्ता की हवस है, ये छोड़ के नहीं जाते। ये तब तक छोड़ के नहीं जाते जब तक जनता इनको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल देती, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ था। यहां भी होगा, यहां भी ऐसे ही होगा एक दिन। ये दिक्कत है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये निकल के आती है कि मोदी ने रशियन ऑयल दिसंबर में भी खरीदा और ये कहने की कोशिश की कि मैं तो खरीदूंगा, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन अब वो करेगा, अब तुम करके दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तेल खरीद लिया ना, अब वो तुम्हारा तेल निकालेगा। वो तुमने दिसंबर में तेल थोड़ा खरीद लिया ना उससे, रशिया से, अब ट्रंप तुम्हारा तेल निकालेगा 2026 में और फिर कहेगा ये देखो ये कच्ची घानी का तेल है इंडिया का, ये करेगा वो। तब आप बच के कहां जाओगे? एक आदमी के कर्मों की सजा 140 करोड़ को मिल रही है। ट्रंप को इंडिया को पनिश नहीं करना, ट्रंप को मोदी को पनिश करना है। ट्रंप की दुश्मनी इंडिया से नहीं है, ट्रंप की दुश्मनी मोदी से है और वो छोड़ने वाला नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, इशारा कर दिया कि 2026 में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं आईटी को भी मार देगा और अल्टीमेटली हमें कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, भैया लोन दो मेरे को, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। वो उस मोड़ पे लाके हमें खड़ा कर देगा, बुरा लगे या भला लगे। गाली देनी हो दे लो, उसे इलीगल अपहरण बोलना है बोल लो, उसे वर्ड की जो रूल ऑफ लॉ होता है उसका हत्यारा बोलना है, ट्रंप को बोलना है बोल लो। क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है? मोदी यहां पे रूल ऑफ लॉ की हत्या करता है, जिनपिंग चाइना में हत्या करता है, पुतिन रशिया में हत्या करता है, किम जॉन उंग जो है वो अपने उसकी हत्या करता है। और यूरोप ज्यादा उछल रहा था, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ये ज्यादा उछल रहे थे, ये अमेरिका को धमका रहे थे कि तू कुछ नहीं है। तो उसने बता दिया मैं क्या हूं, तो बाप तो मैं ही हूं ना। क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा उछल रहे थे, उनको लग रहा था कि वो ज्यादा बड़े हो गए और बाप को धमका सकते हैं, तो बाप ने डंडा चला दिया। अब सारे बच्चों गले कटे पड़े, बैठे रो रहे हैं सब लोग बैठ के। सच बोलना भी इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि ट्रंप की मार शुरू हो गई है और वो इस साल हमें और मारेगा, जम के मारेगा, और तो और मारेगा भी और जलील करेगा। वो सिर्फ मारता नहीं है, वो जलील भी करता है साहब। वो आपको आपके कर्मों की सजा देगा कि आप हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को मारते हो ना, तो वो आपको, आप चर्चों को जलाते हो ना,
125 चर्च आपने जलाए ना मणिपुर में, वो उसकी सजा देगा आपको। आपने अभी क्रिसमस के अंदर चर्चों के अंदर सब लफड़ा किया ना, वो बताएगा आपको मैं क्या कर सकता। तो मारेगा भी और जलील भी करेगा। लेकिन हम लोगों को जो 140 करोड़ लोग हैं ना इंडिया के, हमें सजा एक आदमी के पाप की मिलेगी, और वो पाप करने वाला आदमी है नरेंद्र मोदी। उसके पाप की सजा हम 140 करोड़ को मिलेगी, ये उतना ही सच है। बाकी मर्जी है, अगर कोई लोग जलील हो के भी कुर्सी पे बैठना चाहे तो बैठो भैया। देश तो इनके लिए कुछ है नहीं ना, कंट्री कुछ नहीं है इनके लिए, सत्ता है इनके लिए, कुर्सी है सिर्फ। कंट्री जाए भाड़ में, कंट्री तो पहले बेच दिया अडानी को, और अंबानी को बचा खुचा अंबानी को बेच दिया। कंट्री क्या है इनके लिए, वो तो ट्रेडर आदमी है, सौदागर आदमी है, तो सारे के साथ क्या करोगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2026 का जो आगाज हुआ है हमारे लिए तो बुरा हुआ है। दुनिया में एक नया राजा पैदा हुआ है, और उसके सामने अब चीन भी कमजोर है, रशिया भी कमजोर है, और हमारी हालत तो वो थी जो फिल्म में डांस होता है ना हीरो हीरोइन का सामने, और पीछे एक्स्ट्रा नाच कर रहे होते हैं, 50-30-40 डांसर होते हैं। तो हमारा इंडिया का हाल तो वो हो गया, पीछे जो डांस करते रहते हैं ना 30-40 है, हमारा तो वो कंडीशन है। हमारी तो कोई हैसियत नहीं है साहब, हमें तो कोई भी आता जाता मार के चला जाता है आज की डेट में। सभी गाली देते हैं हमको, अमेरिका क्यों, हर आदमी गाली देता है हमको। हम इंडियंस को गाली देते हैं, बोल देते हैं गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडियंस, गेट आउट फ्रॉम हियर। अब तो ये बातें होती है, ये हमारी इज्जत रह गई सब। इन 11 सालों में ये हमने कमाया है। जो आता है उठा के हमको बाहर फेंक देता है। दैट इज द कमांड, दैट इज द रिस्पेक्ट वी आर गेटिंग राइट नाउ। एक आदमी, क्योंकि उसने भगवा आतंकवाद जो आरएसएस का बीजेपी का है, भगवा आतंकवाद को लाए, और इस भगवा आतंकवाद ने आपको राजा बना दिया, और इस आतंकवाद ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, खत्म कर दिया।